दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में और डेली करंट अफेयर के इस सेशन में। तो आज हम 2 दिन का डिस्कशन करने वाले हैं करंट अफेयर का, जो कि होगा 21 अप्रैल का और 22 अप्रैल का, क्योंकि कल कुछ प्रॉब्लम की वजह से वीडियो नहीं जा पाई थी। तो आज हम दोनों दिन का करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है 21 अप्रैल का कि भारतीय वायुसेना किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय डेजर्ट फ्लैग टेन अभ्यास में शामिल हुई है। तो भारतीय वायुसेना जो है, जो डेजर्ट फ्लैग टेन हो रहा है कहाँ पे हो रहा है, तो यूएई के अलतपरा में हो रहा है, जो कि 21 अप्रैल से 8 मई तक चलेगा। वहाँ पर भारतीय वायुसेना जो है शामिल हो चुकी है। एक जो है बहुराष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय अभ्यास है और इसमें भारत की तरफ से MiG-21 एंड जागुआर लड़ाकू विमान जाने वाले हैं। तो ये इसके लिए है। अब आगे और भी अभ्यास देखते हैं हमारे देश के साथ में और अन्य देश के साथ में होते हैं, जो कि जैसे कि डेजर्ट साइक्लोन है, वो भारत यूएई के साथ में होता है, जो कि इस बार राजस्थान में हुआ है। और साइक्लोन अभ्यास भारत और मिस्र के बीच में होता है। और इंडिया और फ्रांस और यूएई के बीच में कौन सा अभ्यास होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि इसका नाम है डेजर्ट नाइट। आप लोग डेजर्ट साइक्लोन और डेजर्ट नाइट में जो है कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसमें याद रखना है कि इसमें कौन सा है, फ्रांस ऐड हो जाता है तो ये डेजर्ट नाइट हो जाता है। और इसमें भारत और यूएई ही है जिसमें डेजर्ट साइक्लोन है। तो ये जो है फ्रांस जो है अलग है, इसमें ऐड हो जाता है। तो इसलिए इसमें जो है आप लोग कंपेरिजन कर लीजिएगा। और नेक्स्ट है कि होपेक्स अभ्यास जो है किसके किसके मध्य होता है, तो ये जो है इंडिया और मिस्र के मध्य होता है। तो 2 साइक्लोन प्लस होपेक्स 2 अभ्यास जो है भारत और मिस्र के बीच में होता है। और अभी हाल ही में शिनबैक्स अभ्यास स्टार्ट हुआ है, इसका नाम है शिनबैक्स। तो किसके किसके मध्य हुआ है, तो ये भारत और कंबोडिया के मध्य, भारत और कंबोडिया, सी से याद रखिएगा, कंबोडिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिनबैक्स और सिम्बैक्स में जो है आप लोग, क्योंकि सिनबैक्स जो है ये भारत और कंबोडिया के में जो, और सिम्बैक्स जो है वो भारत और क्या नाम है इसका, भारत और सिंगापुर के मध्य होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चर्चा में रहे निशार मिशन का संबंध किससे है। तो निशार मिशन, इसके नाम से ही आप लोग को स्पष्ट दिखाई दे रहा है, निशार नासा प्लस इसरो का ये जो है सिंथेटिक अपार्चर रडार इससे संबंधित है। और ये निशार मिशन भारत और यूएसए इसको भेजेगा, जिसका भारत का हो गया नासा और यूएसए का हो गया नासा और भारत का हो गया इसरो। ये मिलकर भेजेंगे। जून 2025 में डिसाइड हो चुका है कि भेजा जाएगा। और इसका कार्य क्या होगा, तो पृथ्वी अवलोकन, जिसमें कि ग्लेशियर, भूकंप, वन का अध्ययन इसमें किया जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निशार मिशन जून 2025 में डिसाइड हो चुका है, ये भेजा जाने वाला है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक्सोप्लैनेट K2-18b पर जीवन के प्रमाण की खोज किसने की है। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप ने इसकी खोज की है। और ये जो है पृथ्वी से 124 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है और पृथ्वी से लगभग 2.5 गुना बड़ा आकार है इसका होगा। और क्या बोलते हैं, संभावित जीवन के प्रमाण यहाँ पर मिले हैं, क्योंकि यहाँ पर डाई मेथाइल सल्फाइड के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इससे पता चल रहा है कि यहाँ पर जीवन के जो है साक्ष्य मिले हैं। तो ये है जेम्स वेब टेलीस्कोप, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक्सोप्लैनेट K2-18b पर जो है इसकी खोज की गई है। अब जो है इससे खोज की गई यूरोपा मिशन के बारे में देखते हैं। तो यूरोपा मिशन जो है बृहस्पति के लिए गया था। और जूनो मिशन जो यूट्रेनो की खोज के लिए हुआ था, ये चाइना ने शुरू की, चाइना के द्वारा किया गया था। और ब्लू घोस्ट मिशन जो कि चांद पर भेजा गया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2025 के लिए WEF वैश्विक युवा नेता के रूप में किसे नामित किया गया है। तो इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा राम मोहन नायडू, जो कि ये कौन है इस समय, तो ये केंद्रीय उड्डयन मंत्री हैं, जो कि सबसे युवा मंत्री भी हैं। और ये 40 ये जो वो मिलता है अवार्ड
से 40 से जिसकी उम्र कम रहती है उसको ये प्राप्त दिया जाता है वैश्विक युवा नेता अवार्ड। और ये 40 से इसमें कितने को दिया गया, टोटल 7 लोगों को टोटल दिया गया है, जिसमें से राम मोहन नायडू भी शामिल हैं। अब WEF के बारे में देखते हैं। इसको विश्व आर्थिक मंच या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना 1971 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है और जो इसकी शीतकालीन बैठक होती है वो दावोस में होती है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर जो है जो ये ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट इंडेक्स पूछ लेता है, कौन निकालता है, तो WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही जारी करता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि भारत की रैंकिंग क्या है WGG में, मतलब कि ग्लोबल जेंडर गैप में। तो नहीं पता होगा तो हम बता देते हैं आप लोग को कि 129वीं रैंक भारत की है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रतिवर्ष सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष सिविल सेवा दिवस जो है 21 अप्रैल को मनाया जाता है। और पहली बार कब मनाया गया था, तो पहली बार 2006 में मनाया गया था। 21 अप्रैल 1947 को मेटकॉफ हाउस दिल्ली में इसकी शुरुआत हुई थी। और यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिविल सेवा को स्टील फॉर्म ऑफ इंडिया कहा था, स्टील फैम ऑफ इंडिया कहा था। तो यहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। पहले सिविल सर्वेंट कौन रहे, तो पहले सिविल सर्वेंट भारतीय जो है सत्येंद्र नाथ टैगोर जी रहे हैं। और सिविल सर्विस को कब जो है किस आयोग के द्वारा बनाया गया था, तो 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ली आयोग से इसकी स्थापना की गई थी। इसके पहले हेड कौन थे, तो इसके पहले हेड जो थे वो रोस बारकर थे। और यूपीएससी के बारे में संविधान में हमारे किस आर्टिकल में इसका उल्लेख है, तो 315 में यूपीएससी के बारे में उल्लेख है। और देखते हैं कि वर्तमान में यूपीएससी का चेयरमैन को, मतलब कि अध्यक्ष कौन है, हेड कौन है, तो प्रीति सूदन मैम जो है इस समय जो है इसकी हेड है। और इनका कार्यकाल कितने दिन का होता है, तो कार्यकाल इनका 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले है वहाँ तक इनका कार्यकाल होता है। तो ये जो है सिविल सेवा दिवस के बारे में रहा कि ये जो है 21 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले और कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि भारत सिविल सेवा के जनक भारत में किसको कहा जाता है, तो कॉर्नवालिस को कहा जाता है भारतीय सिविल सेवा के जनक। और ऑल इंडिया सर्विस किस आर्टिकल में है, तो ऑल इंडिया सर्विस के बारे में 212 आर्टिकल में है। और शक्ति किसको प्राप्त है, तो राज्यसभा के पास ऑल इंडिया सर्विस की जो है शक्ति प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दुनिया की पहली एकीकृत नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण परियोजना कहाँ स्थित है, तो ये आंध्र प्रदेश के कुरनूल के पास जो है स्थित है, पन्नापुरम में। और यह वर्ल्ड की पहली एकीकृत नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण परियोजना है, जिसमें ग्रीन ग्रुप जो है इसमें कितना इन्वेस्टमेंट करेगा, मतलब कितना हो रहा है, तो $4.2 बिलियन के इस इन्वेस्टमेंट होगा। इसमें सौर ऊर्जा 40 गीगावाट, पवन ऊर्जा 100 गीगावाट और जल विद्युत 1640 मेगावाट इसमें बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। तो दुनिया की पहली एकीकृत नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण परियोजना कहाँ शुरू की गई है, कहाँ स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में कुरनूल के पास में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया है, तो इसका उद्घाटन जो कि कहाँ पे किया गया है, तो जम्मू कश्मीर में किया गया है। ये चेनाब रेलवे ब्रिज के नाम से भी है, क्योंकि इसका पूरा जो आधा पार्ट है तो वो चेनाब जो वहाँ पे है, चेनाब नदी के पास, वहाँ से जो है बनना स्टार्ट हुआ है। तो ये समुद्र से कितने ऊंचाई पर है, तो 362 मीटर की ऊंचाई पर है। और ये कटरा संगलदान खंड जो कि 31 अप्रैल से इसका काम चालू हो चुका है, इसका नाम है कटरा संगलदान खंड। और ये किसका भाग है, तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक का भाग है, ये भी याद रखिएगा। और ये किससे बनाया जाएगा, तो स्टील से बनाया जाएगा, इसको स्टील ब्रिज भी कहा जा रहा है। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है, ये जो है जम्मू कश्मीर में किया गया है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत ने 6ठी एशियाई अंडर 18 एथलीट चैम्पियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं, तो 11 पदक भारत ने जीते हैं। इसका होस्ट कौन रहा, तो इसका होस्ट सऊदी अरब रहा है।
और फर्स्ट जो है इसमें चाइना रहा है और 8वें नंबर पर इसकी रैंकिंग भारत की 8वीं रही है और चाइना इसमें फर्स्ट पे रहा है। भारत ने 11 पदक जीता है, जो कि 1 गोल्ड प्लस 55 सिल्वर और 5 ब्रोंज मिले हैं। तो 1 गोल्ड किसने जीता, तो हिमांशु ने जीता है भाला फेंक में, और 55 सिल्वर और 5 ब्रोंज हैं, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो ICAR का महानिदेशक इस समय मांगी लाल जाट को, जो कि राजस्थान से हैं, इनको नियुक्त किया गया है। और कितने वर्षों के लिए, तो 3 वर्षों के लिए इनको नियुक्त किया गया है। मृदा नमी संरक्षण में विशेषज्ञता इनकी है। और ICAR की स्थापना कब हुई थी, तो 1921 में ICAR की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ये ICAR के बारे में रहा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 दिवसीय सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन कहाँ किया है। तो ये जो है लखनऊ में किया है। कितने दिन चलने वाला है, तो 4 दिन चलेगा, जो कि KD सिंह बाबू स्टेडियम में मतलब इसका आयोजन किया जाएगा। और इसमें 8 इवेंट शामिल हैं और विजेता को कितना रुपए मिलेगा, तो 8 लाख रुपए मिलेगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब उसके बाद में हम 22 अप्रैल का करंट अफेयर आगे देखते हैं। तो 22 अप्रैल में है, जो कि आज 22 अप्रैल है। और आज के दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, जल दिवस। उसके बाद जो है 22 अप्रैल हो गया पृथ्वी दिवस। और 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ये सभी आप लोग 22 तारीख से याद रख सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास बालिकतान का संबंध किससे है। बालिकतान का संबंध किससे है, तो USA प्लस फिलीपींस से है। इसका उद्देश्य है कि दक्षिण चीन सागर में चीन के प्रति जो है चीन को प्रति संतुलित करने के लिए इसको बनाया गया है। किसके मध्य किसने शुरू किया, तो USA प्लस फिलीपींस मिलकर इसको शुरू किए दक्षिण चीन सागर में। ये एक अभ्यास है, बालिकतान अभ्यास, याद रखिएगा ये थोड़ा सा जो है। और अभी हाल ही में अटलांटा यूरोपियन जो है ऑपरेशन अटलांटा के नाम से यूरोपीय नौसेना प्लस भारतीय नौसेना ने एक अभ्यास शुरू किया है। वो कहाँ पे हुआ है, तो ये लाल सागर में हुआ है। इसका उद्देश्य कि लाल सागर में समुद्री डकैती को रोकना है। और आगे बढ़ते हैं। आज का नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये हर बार क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है कि वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर किसको मिला है। तो इस बार 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान किसको मिला है, तो समर अबू एलॉक, जो कि फ़िलिस्तीन से हैं, उनको मिला है। और ये इन्होंने क्या किया कि गाजा पट्टी में एक लड़का है, लड़के द्वारा अपने हाथ गंवाने की जो है मार्मिक फ़ोटो को ये खींचे हैं। इस बार किस नंबर का हुआ है, ये मिला है वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर, तो ये जो है 68 नंबर का मिला है। कहाँ पे आयोजन हुआ था इसका, तो दोहा में, कतर में, कतर के दोहा में वहाँ पर दिया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर में पूछ दिया जा सकता है। आप लोग इसको स्टार मार्क करिएगा। समर अबू एलॉक को, जो कि फिलीपींस से हैं, इनको वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा किसने की है। तो इसको जो है अपनाने की घोषणा भूटान ने की है। और इसमें क्या होगा, किस पे कार्य करेगी, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर यह काम करने वाली है। इसमें क्या होगा कि जीवाश्म ईंधन को रिप्लेस करके जल विद्युत ऊर्जा में जो है उसका निरूपण किया जाएगा, मतलब रिप्लेस किया जाएगा उसको। और इसके लिए जो करेंसी का प्रयोग या मतलब जो पैसा लगाया जाएगा उसे हरित क्रिप्टो करेंसी कहा जाएगा, इसीलिए इसका नाम, क्योंकि इसमें हम क्या करें कि जीवाश्म ईंधन से जल विद्युत ईंधन या मतलब हरित ऊर्जा की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए इसका नाम दिया गया है हरित क्रिप्टो करेंसी। तो ऐसा करने वाला भूटान बन चुका है। अब भूटान की राजधानी क्या है, तो भूटान की राजधानी थिम्पू है। गुलट्रम इसकी करेंसी है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप फ्रांसिस का 88 वर्ष की आयु में
निधन हुआ है, इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध अर्जेंटीना से है। और ये वेटिकन सिटी जो कि रोम इटली में है, वहाँ के जो इनको वेटिकन सिटी पवित्र शहर भी कहा जाता है। तो ये कैथोलिक चर्च के वहाँ के मतलब पहले प्रमुख रह चुके थे। और इनका रियल नाम है कार्डिनल बगोलिया, इनका नाम रहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से 8 चीते लाने की घोषणा की है? तो जो है अब पहले कहाँ, सबसे पहले नामीबिया से लाया गया था, जो कि ला करके कूनू नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में रखा गया था। और अभी हाल ही में कूनू, अभी हमने पढ़ाया भी था, क्वेश्चन डिस्कस भी किया था कि कूनू से 2 चीते ला करके दूसरे नेशनल पार्क में, जो कि गांधी सागर MP में ही है, वहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया, क्योंकि यहाँ पर जो शिकार की प्रॉब्लम और उसमें मतलब संघर्ष का जो चीज़ें थी उसकी वजह से यहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया था। इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो अब मध्य प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से 8 चीते लाने की घोषणा की है? तो ये बोत्सवाना से लाए जाएंगे, जो कि मध्य प्रदेश में ही लाए जाएंगे, ये देखिएगा। और उसके बाद 1952 से ही भारत में चीते विलुप्त हो गए थे, तब से इसीलिए मतलब लाने के लिए प्रोजेक्ट चीता चलाया गया था, जैसे अन्य देशों से हमारे देश में चीता लाया गया है। तो इसमें सबसे पहले नामीबिया से लाया गया, अब बोत्सवाना से लाया जाएगा। तो अफ्रीका का जो बोत्सवाना कहाँ पे है इसको देखते हैं। तो बोत्सवाना साउथ में है, तो इसके नीचे साउथ अफ्रीका कंट्री भी है। तो यहाँ पर ही काला हारी मरुस्थल है, जहाँ पर बुशमैन जनजाति पाई जाती है। ये इसका मैप है, आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी 40 वर्षों में जेद्दा की यात्रा करने वाले पहले भारतीय नेता बने हैं। जेद्दा शहर का संबंध किससे है? तो इस जेद्दा शहर कहाँ पे है? तो सऊदी अरब में है। और यहाँ पर ऐसा करने वाले प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी 40 वर्षों में जेद्दा की यात्रा करने वाले पहले भारतीय नेता बन चुके हैं। और यहाँ पर किस पे फोकस करने की बातें की गई है? तो निवेश प्लस ऊर्जा सहयोग पर इसमें यहाँ पर बातचीत हुई है, मतलब फोकस करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दुनिया का पहला पूर्णतः नवकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा हो गया है? तो इस समय जो है अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश की राजधानी है, वो पूर्णतः दुनिया का पहला पूर्णतः नवकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर बन चुका है। इसको तो आप लोग डबल स्टार, ट्रिपल स्टार जितना हो सके उतना दे दीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे नवकरणीय ऊर्जा या मतलब हरित ऊर्जा से जो भी क्वेश्चन संबंधित होते हैं वो बनने के बहुत ही संभावित रहते हैं। तो ये जो है अमरावती ऐसा शहर बन चुका है, जिसमें धारणीय विकास के तहत जो है कार्य किया जा रहा है। और धारणीय विकास में कितने लक्ष्य हैं? तो इसमें 17 लक्ष्य हैं, और इसका टारगेट 15 से शुरू हुआ था और 2030 तक कंप्लीट करने का टारगेट है। इसके बारे में देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय भूषण पांडे जी को नियुक्त किया गया है। अब AIIB के बारे में देखते हैं। तो इसका जो है फुल फॉर्म है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसको एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक भी कहते हैं। इसकी शुरुआत जो है 2016 में हुई थी। और इसमें शेयर होल्डर्स किसके सबसे ज़्यादा हैं? तो चीन सबसे ज़्यादा, इसमें 26% इसका शेयर है। 26 मतलब 26.5% शेयर चीन का है। उसके बाद भारत का कितना है? तो 7.5% का शेयर है। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग, जो कि चीन में ही है। अब जो है ADB के बारे में, एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में देखते हैं। तो इसका जो है अधिकार किस पे है? तो जापान के पास इस बैंक का अधिकार है। वहीं पर इसका हेडक्वार्टर मनीला में है, फिलीपींस में, सॉरी वहाँ पर नहीं है क्योंकि फिलीपींस में है, लेकिन अधिकार जो है जापान का ही है अधिकांश। तो हेडक्वार्टर मनीला में है, फिलीपींस में। और यहीं पर चावल के अनुसंधान केंद्र भी है। और इसमें टोटल सदस्य कितने हैं? तो इस समय 69 सदस्य हो चुके हैं, और भी हाल ही में इजराइल इसका सदस्य बना है, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गरिया पूजा कहाँ मनाया गया है? मतलब गरिया पूजा कहाँ मनाई गई है? तो ये जो है त्रिपुरा में मनाया जाता है गरिया पूजा। यहीं पर केर पूजा और होजागिरी, इसको भी याद रखिएगा कि केर पूजा होजागिरी भी त्रिपुरा में ही मनाया जाता है। यहाँ पर जो पशुधन और धन के देवता जो होते हैं गरिया, उनका जो है उनकी पूजा की जाती है। और इसमें बहुत सारी चीज़ों का उपयोग किया जाता है, सूती धागा, चावल की बीज, शराब, मुर्गे की बलि, ये सब इसमें सामान यूज किए जाते हैं और पूजा की जाती है। और त्रिपुरा की भाषा क्या है? तो कोक बरोक यहाँ की भाषा है, ये भी रखिएगा, याद रखिएगा। और बांग्लादेश और त्रिपुरा के मध्य में कौन सी लाइन है? तो 0 लाइन वहाँ पर त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य
कौन सी लाइन है? तो जीरो लाइन है, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन बन जाता है। आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बाबा बौखनाग सुरंग कहाँ स्थित है। तो जहाँ पे आप लोग को याद होगा, अगर आप लोग करंट में पढ़े होंगे या वैसे ही न्यूज़ देखे होंगे कि उत्तराखंड में जो सिलकारा सुरंग थी उसमें हमारे 31 मजदूर भाई वहाँ पर फंस गए थे, तो उनको रेत माइनिंग के थ्रू निकाला गया था। तो वही सिलकारा सुरंग का ही नाम बदलकर वहाँ के स्थानीय नाम देवता के नाम पर रख गया है, का क्या नाम है? बाबा बौखनाग सुरंग। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन संभावित लग रहा है क्वेश्चन की किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछा जा सकता है कि बाबा बौखनाग सुरंग कहाँ स्थित है। तो ये उत्तराखंड सिलकारा सुरंग का ही नाम बाबा बौखनाग सुरंग कर दिया गया है। और आज की शॉर्ट न्यूज़ है कि SCCL ने भारत में टिकाऊ कोयला खनन के लिए पोस्ट फिल प्रौद्योगिकी अपनाने वाला बना पहला कोयला सार्वजनिक उपक्रम। तो ये आज के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे और ये 2 दिन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो ये 2 दिन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे, तो आप सभी वीडियो को देखिएगा और अच्छे से सारे क्वेश्चन को याद रखने की कोशिश करिएगा। तो आप लोग को ये PDF टेलीग्राम चैनल पे डाल दी जाएगी, तो आप लोग इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।